Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. Students, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. स्टूडेंट्स, बज़ाहिर देखने में तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, लेकिन आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस की अगर हम बात करें तो आइडियल सोल्यूशन और उसके बाद नॉन आइडियल सोल्यूशन आगे दो तरह के हो जाते हैं, जिनमें एक आपके पास पॉजिटिव डेविएशन के साथ होंगे और एक नेगेटिव डेविएशन के साथ. मेरी कोशिश ये है कि आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्कस करें और जो डिफरेंसेस हैं इनमें, जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको हम विद रीजंस डिस्कस करें. तो आइए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ज़रा बोर्ड की तरफ अगर आप देखें तो मैंने हेडिंग लिखी आइडियल सॉल्यूशंस और उसके बाद मैंने लिखा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को मैंने दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया. एक वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन के साथ होंगे और एक वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन के साथ होंगे. पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन क्या है, ये इंशाल्लाह मैं राल्स लॉ की जब बात करूंगा उसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा और नेक्स्ट आगे राल्स लॉ और नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में हम डिटेल में इन पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस को भी डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं जी. आइडियल सॉल्यूशंस, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 3 गैसेस पढ़ा. वहाँ पर हमने पढ़ा कि गैसेस जो कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इसी तरह जनरल गैस इक्वेशन, इन लॉज को ओबे करती हैं, उन गैसेस को हम आइडियल गैसेस कहते हैं. इसी तरह सॉल्यूशंस जो कि रॉल्स लॉ को ओबे करेंगे वो सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे. तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पर लिखूंगा सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ. सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे, वो सॉल्यूशन जो के ओबे करेंगे किसे जी, रॉल्स लॉ को. RAOULT रॉल्स लॉ. ऐसे सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को ओबे करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशंस कहलाएंगे और वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाएंगे. तो मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए लिख दूंगा यहां पे डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ. पॉजिटिव डेविएशन वाले भी और नेगेटिव डेविएशन दोनों ही रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे. तो मैं यहां पे लिखूंगा डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ. और R.L लिख रहा हूं, रॉल्स लॉ है और इधर भी सेम वर्डिंग आ जाएगी, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ. अब रॉल्स लॉ क्या है स्टूडेंट्स, वैसे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रॉल्स लॉ और रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि रॉल्स लॉ को सॉल्यूशंस कैसे ओबे करते हैं. स्टूडेंट्स, हम ना एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ में हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर रखते हैं. फर्ज करें कि हमारे पास कोई बाइनरी सॉल्यूशन है. बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसके दो कंपोनेंट्स होंगे. तो आप एक तरफ एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और दूसरी तरफ वाई एक्सिस पर दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, लेट्स सपोज वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी, और उसके बाद यहां पर एक्स एक्सिस पर हम कंपोजिशन लेते हैं किसकी, सॉल्यूशन की. फिलहाल आप इसी तरह याद करेंगे कंपोजिशन मोल परसेंट में या किस तरह, वो सारी बातें नेक्स्ट डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होंगी. स्टूडेंट्स,
दोनों सॉल्यूशंस में से एक, दोनों कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट ऐसा है जो मोर वोलेटाइल होगा, इसका मतलब उसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, दूसरे का वेपर प्रेशर कम होगा। तो लेट्स सपोज कि ये ना आपके पास ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा आपके पास। चलें इस तरह कर लेते हैं जी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जी आपके पास। आप दोनों सॉल्यूशंस की कंपोजिशन को किसी भी कंपोजिशन पर वेपर प्रेशर चेक करेंगे ना, तो स्ट्रेट लाइन पर आपके पास वेपर प्रेशर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सॉल्यूशन है, मैं दोबारा चलें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कंपोजिशन या किस तरह ये वेपर प्रेशर आप देखेंगे, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप ये बात याद रखेंगे कि आपके पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो इसका मतलब कि सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इस तरफ आ जाते हैं जी। अब इस तरफ भी आपके पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, लेकिन अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन आने की बजाय किस तरह होगा, अगर ग्राफ इस तरह से आए, अगर स्ट्रेट लाइन से कर्व ऊपर जाएगी तो इट मींस कि ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। मैं ज़रा इस कर्व को बेहतर तरीके से बना देता हूँ कि अगर कर्व आपके पास इस तरह से आ रही होगी तो इट मींस कि रॉल्स लॉ को तो ओबे नहीं किया, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। अगर कर्व स्ट्रेट लाइन से अपवर्ड होगी तो कर्व डेविएट कर रही है रॉल्स लॉ को, और ये जो डेविएशन है ये पॉजिटिव डेविएशन होगी। इसका मतलब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो है बट विद पॉजिटिव डेविएशन। और इसी तरह हम इस तरफ आ जाते हैं। अगर मैं रॉल्स लॉ जो है वो लिखूं या ग्राफ बनाऊं और मेरे पास स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन स्ट्रेट लाइन आने की बजाय जो ग्राफ आ रहा है दैट ग्राफ इज अ कर्व, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन को यानी कि रॉल्स लॉ को ओबे नहीं किया गया। तो ये जो सॉल्यूशन है ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो ग्राफ की कर्व आ रही है वो लोअर देन रॉल्स लॉ या स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये नेगेटिव डेविएशन होगी। तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे या रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे आइडियल सॉल्यूशन, जो फॉलो नहीं कर रहे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और अगर कर्व अपवर्ड आ रही है तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर कर्व डाउनवर्ड आ रही है तो नेगेटिव डेविएशन। ये कर्व हम कैसे मालूम करेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हम अपने आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। तो पहली बात, पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, रॉल्स लॉ। अगर सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करेंगे तो आइडियल, नहीं ओबे करेंगे तो नॉन आइडियल। दूसरी तरफ आते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट में मैं कुछ इस तरह लिखूंगा कि जो चेंज इन वॉल्यूम है डेल वी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0, या चेंज इन वॉल्यूम जो है वो 0 के इक्वल होगा। या आप ये भी लिख लें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये इक्वल होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स। मैं यहां पे लिख दूंगा सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब क्या है इसका, ज़रा इसे देखते हैं जी। फर्ज करें मेरे पास ये कोई एक बीकर जिसमें मेरे पास कोई सॉल्यूशन था, लेट्स से 50 DMQ। ठीक है, इसी तरह मेरे पास एक और सॉल्यूशन, बल्कि इसे आप CM³ लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, एक और सॉल्यूशन, एक और बीकर जिसमें मेरे पास एक और सॉल्यूशन है,
और ये भी कितना है जी, ये भी 50 cm3, इसका वॉल्यूम भी 50 cm3। अगर मैं क्या करता हूं, दोनों सॉल्यूशंस को या दोनों लिक्विड्स को एक बीकर में ट्रांसफर किया, दोनों लिक्विड्स, मैं इन्हें कंपोनेंट्स भी कह सकता हूं, दोनों कंपोनेंट्स को आपने एक दूसरे बीकर में ट्रांसफर किया, यानी कि सॉल्यूशन बना दिया। अब जब आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 cm3। इसका मतलब सॉल्यूशन के वॉल्यूम में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो था वो इक्वल था सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स या सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। अगर वॉल्यूम आइडियल सॉल्यूशन होगा तो उसमें जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो कंपोनेंट्स के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा, ना कि वॉल्यूम बढ़ेगा ना ही कम होगा। इसी तरह आगे चलते हैं जी। आइडियल सॉल्यूशंस के केस में जो डेल H है, यानी कि इंथाल्पी चेंज, सॉल्यूशन फॉर्मेशन, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी कि नो हीट इवॉल्व और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैं यहां पे लिख देता हूं, नो हीट इवॉल्व और अब्जॉर्ब ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन। लें जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी वेपर प्रेशर। मैं यहां पे लिखूंगा कि डेल पी या वेपर प्रेशर किसका जी, सॉल्यूशन का, ये इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड। दो लिक्विड्स के मिलने से सॉल्यूशन बना, तो मैं लिख देता हूं वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड या कंपोनेंट, यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो दोनों में से किसी एक लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। क्यों, इन सारी बातों के आंसर्स जो हैं वो हमें यहां से मिलेंगे। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं यहां पे लिखूंगा जी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किन किन के दरमियान आपने बताना है कि लेट्स सपोज ये दो कंपोनेंट्स थे या दो लिक्विड्स थे। एक लिक्विड ए था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि एक लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड बी है। तो आपने क्या बताना है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, सोल्यूट सॉल्वेंट, अगर एक लिक्विड ज़्यादा है तो वो सॉल्वेंट, जो लिक्विड कम होगा वो सोल्यूट होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये इक्वल होंगी किसके, सोल्यूट सोल्यूट के, और ये इक्वल होंगी सॉल्वेंट सॉल्वेंट के। अब जरा गौर करेंगे बात पे स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने बात की जी कि सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स या लिक्विड्स। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट फोर्सेस इक्वल हैं, जरा बात पे गौर कीजिएगा। आपने दो लिक्विड्स लिए, दोनों लिक्विड्स के पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे विद सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब आपने दोनों लिक्विड्स को मिला दिया तो जिस फोर्स से इस लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, इस लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, सेम फोर्स से सॉल्यूशन में
दोनों लिक्विड्स के पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस ना ही बढ़ी ना ही कम हुई। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते तो मैं कहता जी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान फासला कम हो गया, कम जगह घेर रहे हैं। लेकिन पार्टिकल्स ने बिल्कुल सेम फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, तो इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था वो कंपोनेंट्स के वॉल्यूम के सम के ही इक्वल रहा। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जी डेल एच। स्टूडेंट्स, इंथाल्पी चेंज कब आता है? देखें, आपने बॉन्ड ब्रेक करने हैं और नए बॉन्ड बनाने हैं, तो इंथाल्पी चेंज कब आएगा? अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, बॉन्ड बनने में कम एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ओवरऑल हीट क्या होती है जी, आप दे रहे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह अगर ओवरऑल हीट इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस केस में जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान है, उतनी ही सोल्यूट के दरमियान है, सॉल्वेंट के दरमियान। इसका मतलब नेट चेंज अगर आप देखेंगे ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, वो जीरो है। तो इसीलिए नेट इंथाल्पी चेंज भी क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। कहीं पर आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ रही, कहीं एनर्जी इवॉल्व नहीं हो रही, तो इसलिए इंथाल्पी चेंज क्या आ रहा है जी? जीरो। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान है, उतनी ही सोल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान थी। अब एक सॉल्वेंट जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, लेट्स से, तो जितनी फोर्सेस सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस थी प्योर स्टेट में, सॉल्यूशन में भी ऑलमोस्ट उतनी ही फोर्सेस हैं। तो इसका मतलब प्योर स्टेट में जितने वेपर्स बन रहे थे, सॉल्यूशन में भी ऑलमोस्ट उतने ही वेपर्स बनेंगे। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो होगा वो किसी एक लिक्विड का अगर आप वेपर प्रेशर देखेंगे ना तो उसी के इक्वल आ रहा होगा। लास्ट में आपने क्या बताना है जी? आपने बताना है कि ऐसे जो सॉल्यूशंस है ना, इन्हें आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें आप सेपरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड। आप सेपरेट कर सकते हैं कैसे? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। और ऐसे सॉल्यूशंस को हम नाम देते हैं जियोट्रॉप्स का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी कि आप ऐसे सॉल्यूशंस को जियोट्रॉप्स का नाम देते हैं। इनकी एग्जांपल सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन आप लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ जी कि बेंजीन और टोलुइन है। ठीक है, मैं एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग ज़रा देख लीजिएगा जी। इसे एग्जांपल्स में मैं लिख रहा हूँ जी बेंजीन और टोलुइन है। इनका सॉल्यूशन आप ले लें, बेंजीन प्लस टोलुइन। इसी तरह एनहेक्सेन, हेप्टेन, हेक्सेन और हेप्टेन। तो ये ना एग्जाम्पल्स बन जाएंगी किसकी? आइडियल सॉल्यूशन की। अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखे, ये तकरीबन जो हैं इनकी शेप, इनके मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है, और इनकी ज्योमेट्री ऑलमोस्ट सारे के सारे क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, मैं अपनी बात को ज़रा रिपीट कर देता हूँ कि कौन से सॉल्यूशंस या कौन से लिक्विड्स मिलेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनेंगे। आइडियल सॉल्यूशन उन लिक्विड्स के मिलने से बनते हैं जिन लिक्विड्स के पार्टिकल्स का साइज, शेप, पोलैरिटी, मैंने 3 बातें रिपीट की, साइज, शेप, पोलैरिटी, अगर ऑलमोस्ट इक्वल हों तो ऐसे लिक्विड्स मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो बेंजीन और टोलुइन दोनों की शेप तकरीबन सेम है। बेंजीन आपको पता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला 6 मेंबर रिंग आप बनाते हैं, टोलुइन भी बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, उसमें एक CH3 ग्रुप आ जाएगा। दोनों की शेप सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर मैस ऑलमोस्ट सेम है, दोनों की पोलैरिटी ऑलमोस्ट सेम है, तो मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट चलते हैं जी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की तरफ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपने बताना है कि
जब आपके पास पॉजिटिव डेविएशन होगी वो कौन से नॉन आइडियल सोल्यूशन होंगे, और नेगेटिव डेविएशन होगी ये कौन से आइडियल सोल्यूशन होंगे। तो आइए चलते हैं जी नॉन आइडियल सोल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। अब ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है इनका सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा चेंज इन वॉल्यूम। ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि ओवरऑल सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ओवरऑल सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। तो इसलिए आपके पास डेल वी जो है वो क्या आया, पॉजिटिव आया। लें जी, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी नेक्स्ट लाइन की तरफ। नेक्स्ट आपने क्या बताना है, क्यों पॉजिटिव आया। ये सारी बातें हमें लास्ट अट्रैक्शन से आकर इन सारी बातों का आंसर मिलेगा। स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई, आप बताएं कि ये आपके पास कोई सॉल्यूशन, ठीक है, ए है, और इसी तरह ये कोई आपके पास सॉल्यूशन बी है। इथेनॉल वाटर देख लें आप, या कोई इस तरह के एग्जांपल। फ़र्ज़ करें कि ये जो ए सॉल्यूशन था इसका वेपर प्रेशर, या ए जो लिक्विड था इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी। अब ये जो ए है इसका वॉल्यूम हम अज्यूम कर लेते हैं 50 cm3, और जो बी है इसका वॉल्यूम हम अज्यूम कर लेते हैं 30 cm3। अब अगर आप सॉल्यूशन बनाते हैं, दोनों लिक्विड्स को मिलाते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि मैंने दोनों लिक्विड्स को ऐड किया, सॉल्यूशन बनाया, तो अब ये जो सॉल्यूशन है ना 50 + 30 80 होना चाहिए। तो ये आपके पास लेट्स सपोज आंसर होगा जी ग्रेटर देन 80 cm3, यानी कि जो आपके पास सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, इंडिविजुअल लिक्विड्स। अब अगली बात की तरफ चलते हैं। डेल एच यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ऐसे सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के लिए हीट हमें खुद से प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो डेल एच विल बी पॉजिटिव। मतलब ये कि हीट absorb by system to form solution। सिस्टम ने हीट अब्जॉर्ब की सॉल्यूशन बनाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं जी वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर अगर आप कर्व देखेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये ग्रेटर होगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। लें जी, इसके बाद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात हम कर लेते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। पहले तो मैं ज़रा लिख दूं यहाँ पर, उसके बाद हम बात करेंगे कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ये स्मॉलर हैं एज कंपेयर टू सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर वीकर देन सोल्यूट और सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स अगर अब जरा सारी बातों के आंसर ना हमें यहाँ से ही मिल जाएंगे। अगर सोल्यूट या सॉल्वेंट इंटरेक्शन ज़्यादा हैं तो इसका मतलब इन इंटरेक्शंस को ब्रेक करने के लिए
हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कि सिस्टम की जो हीट है या हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव है। पहली बात तो ये होगी। दूसरे नंबर पे आ जाए, अगर सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीकर है एज कंपेयर टू सोल्यूट सोल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीकर है सोल्यूट सोल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, तो इसका मतलब जब सॉल्यूशन बनेगा तो ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थी, पार्टिकल्स करीब थे, ये इंटरेक्शन वीक है, पार्टिकल्स मिले ज़रूर लेकिन इनमें अट्रैक्शन वीक है, पार्टिकल थोड़ा सा कंपैरेटिवली उनमें फासला ज़्यादा होगा। जब फासला ज़्यादा होगा तो इसीलिए जो चेंज इन वॉल्यूम है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट लिक्विड्स। इसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक है, बड़ा इजीली जो है वो जो वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो बड़ा इजीली वेपर्स में कन्वर्ट होगा, इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स लास्ट में आपने बताना है कि जो ऐसे सॉल्यूशन है इन्हें आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और ऐसे कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो मैं यहां पे लिख देता हूं जी कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और ऐसे सॉल्यूशंस को आप एजियोट्रॉप्स का नाम देते हैं, एजियोट्रॉप्स का नाम देते हैं। लास्ट में आ जाते हैं जी थर्ड टाइप की तरफ, तो नेगेटिव डेविएशन के साथ। इनके लिए अब मैं ज़्यादा डिटेल डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, आपने बताना है क्या कि डेल वी नेगेटिव होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी कि डेल वी ऑफ सॉल्यूशन इज़ नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा या इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ओवरऑल डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये वाली डायग्राम आप खुद से बना के खुद से गैस करेंगे कि कैसे डिक्रीज होगा। अगर मेरे पास सॉल्यूशन ए का वॉल्यूम 50 है, बी का 30 है, लिक्विड ए का वॉल्यूम 50, लिक्विड बी का वॉल्यूम 30, मैंने सॉल्यूशन बना दिया तो 50 प्लस 30 80 होना चाहिए था, लेकिन जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज कर गया, तो इसका मतलब लेस देन 80 आएगा। तो मैं इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन sum of volume of component liquids। ले जी, इस तरह आप ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अब डेल एच यहाँ पर नेगेटिव होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी डेल एच इक्वल होगा जी किसके, नेगेटिव के, यानी कि हीट इवॉल्व होगी। वेपर प्रेशर इस केस में स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाएगा, किससे, कंपोनेंट से। कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा सॉल्यूशन से, तो मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैं लिखूंगा जी ये लेजर होगा एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट लिक्विड लिख लें या कंपोनेंट्स लिख लें, आपकी मर्जी है। इसी तरह नेक्स्ट आप अट्रैक्शंस के बारे में बता दें। आप बताएंगे कि इस केस में जो सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन है ये ग्रेटर होंगी एज कंपेयर टू सोल्यूट या सॉल्वेंट अट्रैक्शन से। ठीक है, अगर सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब कि जब सॉल्यूशन बनेगा तो पार्टिकल एक दूसरे के ज़्यादा करीब आएंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर जाएगा, तो लेस देन सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट। अब सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब जब सॉल्यूशन बनेगा तो सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जब भी सिस्टम जाएगा हीट इवॉल्व होगी, तो डेल एच नेगेटिव है। इसके अलावा सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन के केस में वेपर्स कम बनेंगे, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट। अट्रैक्शन मैंने यहाँ पे लिख दी। लास्ट में यही लाइन आप रिपीट करेंगे कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन्हें भी आप एजियोट्रॉप्स का नाम देते हैं।
इथेनॉल वाटर सिस्टम हो गया, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, आपने ये एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चैप्टर 4 में, तो ये सारी इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस किया कि क्यों वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है, या क्यों इंथाल्पी चेंजेस पॉजिटिव या नेगेटिव हैं। आप लोगों ने बेटे अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं और अपना घर पे रहें, सेव रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।